हाँ, क्लास बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी में यूनिट कौन सा है? पहला, सबसे पहला यूनिट में क्या है? देखिए भाई, फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ के सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब तक लक्षण के बारे में नहीं जानोगे तो उनके बारे में आप ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका कैरेक्टर देखेंगे। तो कैरेक्टर देखने से पहले ये देख लीजिए कि ये इतने सारे क्या है, ये फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल हैं। क्या क्या? पैरामेसियम, यूग्लिना, अमीबा, जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, स्टेंटर, टोक्सोप्लाज्मा। ये केवल इतना ही नहीं है, और भी ढेर सारे हैं, ठीक है? यहां कुछ एग्जांपल दिया गया है बस। तो सबसे पहला जी देखिए, प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कम अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम 5 किंगडम की बात करें, 5 जगत में, जो पहला तो मोनेरा हो गया। मोनेरा में कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। फिर अगला आता है क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है कि वे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस एक झिल्ली के द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा पैक रहता है, घिरा रहता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे उसके सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब मिलेंगे उसमें। वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स। मतलब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया हैं और प्रारंभिक प्रकार के एनिमल हैं, जिसमें ज्यादा कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं पाई जाती। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ऐसे सेल हैं जो कि एडवांस हैं, ठीक है ना? तो प्रोटोजोआ जो होते हैं क्या होते हैं? फाइलम प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक? और एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स कहने का मतलब उनका क्लियर न्यूक्लियस होगा, कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, और अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है ना? प्रोटोजोआ नेम गिवन बाय गोल्डफस। प्रोटोजोआ को जो शब्द दिया गया कि प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? तो गोल्डफस ने दिया 1822 में। ये गोल्डफस साहब हैं, देखिए। और ये इतने आपको दिखाया गया है, कितना 8 डायग्राम दिखाया गया है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, लगभग 6500 प्रजातियां हैं इनकी। किसके? प्रोटोजोआ के। तो 6500 पूरा डायग्राम दिखा पाऊंगा क्या आपको? नहीं, इसलिए कुछ 4-5 डायग्राम आपको सामने दिखा दिया गया है, ठीक है ना? आगे बढ़ो। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के लक्षण क्या क्या होते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला क्या देखिए तो, प्रोटोजोअन्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक ही कोशिका के बने होंगे। देखो ये पैरामेसियम, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब एक एक कोशिका के बने हुए हैं। अगला क्या देखिए तो, दे आर आइदर फ्री लिविंग। 2 चीज आती हैं कि प्रोटोजोआ में जो एनिमल आते हैं, या तो वो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। अगर तैर सकते हैं बोल रहा हूं, फ्री लिविंग है बोल रहा हूं, अपना लोकोमोशन कर सकते हैं, अपना गति कर सकते हैं, मतलब उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन कहने का मतलब गति करने वाला ऑर्गन, जिसकी वजह से उनका शरीर आगे बढ़ता होगा। और गति करने के लिए ऑर्गन के रूप में क्या क्या होंगे? या तो स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब उनके शरीर से छोटे छोटे उंगली नुमा उभारें निकलती हैं, फिर मिट जाती है, फिर दूसरे उभारें निकलती हैं, मतलब इसको स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब होता है उनके पैर। फाल्स प्रकार के, झूठे मूठे प्रकार के पैर बनते हैं विलुप्त हो जाते हैं, बनते हैं विलुप्त हो जाते हैं। अमीबा को देखिए, ये अमीबा का डायग्राम देखिए, ये ढेर सारे दिख रहा है आपको, स्यूडोपोडिया दिख रहा है चारों तरफ, ये स्यूडोपोडिया है। ये अभी दिख रहा है, कुछ समय बाद ये नहीं होगा, ये अंदर घुस चुका होगा, एक नया निकल चुका होगा। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये बनते रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली नुमा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको? स्यूडोपोडिया। झूठ मूठ प्रकार के उनके पैर, जिनसे वो गति करते हैं। समझ में आया? ये हो गया।
देखो मैं क्या बोला, दे आर आइदर फ्री लिविंग, अगर स्वतंत्र रूप से अपने अपने अंगों से वो गति कर सकते हैं तो उनके पास क्या हो सकता है, लोकोमोटर ऑर्गन में फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया, उंगली नुमा स्यूडोपोडिया, या व्हीप लाइक फ्लैजिला, देख रहे हो फ्लैजिला, कोड़े के समान, कोड़ा जानते हो चाबुक, पहले राजा महाराजा के जमाने में जो क्राइम करता है, गलती करता था, उस समय उसे सजा देते थे, इतने चाबुक लगाया जाए, है ना, वो चाबुक, उसके उसी तरह समझना दिख रहा, देखिए ये फ्लैजिला कहलाता है। तो या तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, स्यूडोपोडिया, या तो क्या होगा फ्लैजिला। मैं इसको लिख दे रहा हूं, रुकिए, देखिए भाई ये हमारे पास क्या है, अमीबा, ये क्या है पैरामेसियम, ये क्या है यूग्लिना, ये क्या है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बोल रहा हूं मैं, ये साहब स्यूडोपोडिया, झूठे मोटे प्रकार के पैर, ये दिख रहा है ना, ये सब है, ठीक है ना। ये क्या है फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है, ठीक है ना। तो लोकोमोटरी ऑर्गन या तो स्यूडोपोडिया या तो फ्लैजिला। और तीसरा लोकोमोटरी ऑर्गन जो होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की जैसी संरचना वाला, ये पैरामेसियम के चारों तरफ जो मिलता है वो सिलिया कहलाता है। मैं क्या बोला, पैरामेसियम में लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाई जाती है, उसके शरीर के चारों तरफ हेयर के रूप में सिलिया पाई जाती है। ये सिलिया दिख रहा है आपको, सिलिया, ये ठीक है ना। तो इन तीनों के पास अपना अपना लोकोमोटरी ऑर्गन है कि नहीं, गति करने वाले अंग है कि नहीं। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है, पैरामेसियम के पास सिलिया है, और यूग्लिना के पास फ्लैजिला है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, गति करने वाले अंग नहीं पाए जाते, इसका मतलब वो गति नहीं करेगा, ठीक है। देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दे आर आइदर फ्री लिविंग, अगर फ्री लिविंग है कोई भी प्रोटोजोआ तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, जैसे फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया अमीबा में है, या व्हीप लाइक फ्लैजिला यूग्लिना में है, या फिर हेयर लाइक सिलिया पैरामेसियम में है। या यदि कोई पैरासाइट्स है, परजीवी है, जैसे प्लाज्मोडियम, वो यदि हमारे ब्लड में घूम रहा है तो ब्लड के फ्लो के साथ घूमते रहता है, हमारी ब्लड के गति के साथ घूमते रहता है, उनमें किसी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाई जाती, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडियम में गति करने की, स्वयं से गति करने की क्षमता नहीं पाई जाती। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के फ्लो के साथ साथ गति करता है, समझ आया ना। तो कुछ प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं और कुछ में नहीं होते। खासकर जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरे के शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे के बॉडी के अंदर जीवन यापन करते हैं, उनमें किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो क्या होंगे वो पैरासाइट। लोकोमोटरी ऑर्गन कैसे होगा उनमें, एब्सेंट। कि प्रोटोजोआ गति करने के आधार पर दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं या तो गति नहीं कर सकते। यदि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो उनके पास गति करने के लिए ऑर्गन होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे अमीबा में फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया, पैरामेसियम में हेयर लाइक सिलिया, यूग्लिना में व्हीप लाइक कोड़े के समान, चाबुक के समान फ्लैजिला। और जो पैरासाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, वो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड की फ्लो के साथ साथ गति करते हैं, बहते हैं, उनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाई जाती। समझ में आया। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो ये दो कैरेक्टर हो गया। तीसरा देखिए, देयर आर मोर देन 6500 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोअन्स। अभी बोला हूं ना कि प्रोटोजोआ की कितनी प्रजातियां हैं, लगभग 6500 प्रजातियां हैं। सबके बारे में जानना संभव है क्या, नहीं है ना। कुछ ही के बारे में स्टडी करेंगे और हमारे सिलेबस में केवल पैरामेसियम के बारे में दिया है। क्लासिफिकेशन कर देंगे सबका हम लोग, लेकिन स्टडी किसी एक प्रोटोजोआ का करेंगे और सिलेबस में क्या दिया है, पैरामेसियम दिया है, ठीक है। अगला,
दे लैक ए सेल वॉल बट बाउंडेड बाई पेलिकल। जिस प्रकार से प्लांट की सेल में चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, मोटी सी भित्ति पाई जाती है, इसी प्रकार का कोई संरचना, सेल वॉल जैसी कोई संरचना प्रोटोजोआ में देखने को नहीं मिलता, बल्कि एक पतला सा फ्लेक्सिबल मतलब लचीला एक पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हो। एक पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाएगा जिसको क्या कहेंगे आप? पेलिकल। ये सब में होगा। समझ में आया? आगे बढ़ो क्या? अगला हमारे पास क्या देखिए तो दे आर जनरली होलोजोइक, हेट्रोट्रोफिक एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब कि जो भी प्रोटोजोआ में आते हैं ना, वो जिस भी सॉलिड को खाते हैं, सॉलिड वाला फूड, ठोस फूड को पूरे निगल लेते हैं और कोशिका के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये बोला कि यहां पर एक फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल है, इसको अगर ये ले लेता है, अंदर ले लेता है, ये अंदर आ गया, देखिए ऐसे करके ले लेगा अंदर, ये अंदर आ गया, दिख रहा है ना आपको? ये सॉलिड फूड था। अंदर निगलने के बाद अंदर डाइजेस्ट कर देने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है, ये भोजन का एक प्रकार है, ये कहलाती है होलोजोइक। क्या कहलाती है? होलोजोइक। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉलिड फूड को इनगल्फ कर लेना, अंदर निगल लेना और अंदर डाइजेस्ट कर देना, क्या कहलाता है? होलोजोइक। अगला हमारे पास क्या है? हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक कहने का मतलब क्या होता है कि वे ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्वयं सिंथेसिस नहीं कर सकते, किसी और के द्वारा सिंथेसिस किया फूड को खाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? हेट्रोट्रोफिक। और ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट वगैरह हो गए। इसमें भी कुछ मिलेंगे ऑटोट्रोफिक टाइप के होंगे, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैसे होंगे? हेट्रोट्रोफ होंगे। मतलब ये किसी और के द्वारा बने बनाए भोजन को खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, खुद भोजन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाते हैं वो? हेट्रोट्रोफिक। एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कुल मिला के ये एक ही तो सेल है ना, भोजन को अंदर लेने के बाद एक ही सेल के अंदर तो डाइजेस्ट होगा, तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ में आया? जिस भोजन को ये अंदर निगल रहा है, अंदर ही डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ में आएगी नहीं? अगला रेस्पिरेशन क्या है? बॉडी के चारों तरफ पेलिकल की मेम्ब्रेन है कि नहीं, बताइए? एक पतला सा पेलिकल का मेम्ब्रेन है ना, चारों तरफ ऐसे घिरा हुआ है, ये पूरा चारों तरफ पेलिकल की मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये रेस्पिरेशन हुआ। ये बॉडी के सरफेस से करते हैं, पेलिकल का लेयर के बाहर में ऑक्सीजन को लिया जाता है और वहीं पर CO2 को छोड़ दिया जाता है, ये रेस्पिरेशन हो गया। डाइजेशन भी तो वही हो रहा है, देखिए सॉलिड फूड को लिया जा रहा है और यहां पर डाइजेस्ट करने के बाद, मटेरियल को डाइजेस्ट करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचे खुचे पदार्थ होंगे, बेकार पदार्थ होंगे, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इधर इनगल्फ किया गया, इधर एग्जिट किया गया। समझ में आया ना? इधर फूड था, इधर वेस्ट था। समझ में आया? तो डाइजेशन का प्रोसेस भी बॉडी की दीवारों से हो रहा है, बॉडी की सरफेस से हो रहा है, इनके अलग अलग से मुंह नहीं बने होंगे। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। हाँ, इसके अंदर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ऐसे बना होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में किस न किस तरीके से मदद करता है। क्या होता है उसके अंदर? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वो काम में आता है, कैसे आता है पढ़ेंगे हम। अगला, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, वो पूरे शरीर की लंबाई में, जैसे मान लीजिए मैं पैरामीशियम की बात कर रहा हूं, ये पैरामीशियम की बात कर रहा हूं मैं, ये 20 से 2 भाग में कट गया और 2 पैरामीशियम बना दिया ऐसे, उसको बाइनरी फिजन कहता हूं मैं। क्या कहता हूं? बाइनरी फिजन। कि जब कोई प्रोटोजोआ अपने शरीर की पूरी लंबाई में
बीच में से दो भागों में कट जाती है और दो पैरा में से बना देती है, क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। दूसरा क्या होता है देखिए, साइजोगोनी या बडिंग। साइजोगोनी मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर स्पर्म और ओवा काम ना आए। तो शरीर, इसके शरीर के ये टुकड़ा हो गया अलग हो गया, ये टुकड़ा हो गया अलग हो गया, बीच में टूट गया अलग हो गया, जितने टुकड़े निकलेंगे उतना टुकड़े एनिमल बना देंगे। इसको क्या बोलूंगा मैं? साइजोगोनी या बडिंग। बड निकल रहा है कि नहीं? ये बड निकल रहा है, यहां से तोड़ दो, इतना निकाल दो, एक अमीबा बना देगा। यहां तोड़ के उसको बना दो, अमीबा बना देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें संख्या बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है वो मुख्यतः दो प्रकार से हो सकती है। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइजोगोनी, जिसे आप बडिंग भी कहते हो। ठीक है ना? बडिंग समझ रहे कि नहीं? बड मतलब छोटा छोटा ये थैले थैले जिस निकलना है, ऐसे टूट टूट के अलग होना, फिर नया नया अमीबा का बनना या नया नया ऑर्गेनिज्म का बनना। अगला देखिए, ओनली सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक ही तो सेल है भाई, इस सेल के अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, गाल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स है, सबकी काम बंटी हुई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक से लेकर फेफड़े तक, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर के एनस तक, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम में हमारा स्किन, मस्कुलर सिस्टम में पूरा मसल्स, स्केलेटल सिस्टम में पूरा हड्डी अपना अपना काम कर रहे हैं। सेम ऐसे एक कोशिका के अंदर सभी कामों को करने के लिए काम बांट दिया गया, किसको कौन सा काम करना है। हमारे शरीर में जैसे अलग अलग सिस्टम बटे हुए हैं, ऐसे प्रोटोजुआ के शरीर के अंदर अलग अलग काम को बांट दिया गया है कि कौन सा वाला हिस्सा क्या काम करेगा। समझ में आया ना? कि कौन सा वाला डाइजेशन करेगा, कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, कौन सा वाला हिस्सा एक्सक्रेशन में भाग लेगा। समझ रहे हो ना? कौन सा वाला हिस्सा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, ये सब बांट दिया गया। तो एक सेल के अंदर ही सारे फिजियोलॉजिकल वर्क को बांट दिया गया, कौन क्या करेगा। ठीक, अगला क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, लिस्मेनिया और भी ढेर सारे हैं। कुछ नाम ऊपर ही बता दिया था मैं अभी। भाई 6500 प्रजातियों में से सबको लिख पाना संभव है क्या? नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक करके नाम, नया नया नाम आते जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए।